हो गया क्या फेसबुक लाइव? आवाज आ रही है? नमस्कार साथियों, आप सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। बंधुओं, 2-3 विषयों पे आज आपके बीच में फेसबुक लाइव आया हूं। सबसे पहला विषय तो है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप सब जानते हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तथाकथित संत संविधान विरोधी एक यात्रा कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने सनातन हिंदू एकता यात्रा दिया है, जबकि वो मेरे नजरिए से हिंदुओं को एक करने के लिए नहीं, बल्कि आडंबर और पाखंड की दुकान चलती रहे और इस आडंबर पाखंड पे कोई सवाल खड़ा ना करे और जातंकवादी घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए और ओबीसी का आरक्षण मांगने का काम जो हमारे संगठन के लोग कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, उससे ध्यान हटाने का काम, ओबीसी का ध्यान हट जाए उससे, इसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसी यात्रा के बारे में आपको स्टेटस बताना चाहता हूं। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने तय किया था कि उनकी इस गैर संवैधानिक यात्रा का विरोध करेंगे। और फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि गैर संवैधानिक क्यों है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा इसलिए गैर संवैधानिक है क्योंकि भारत का संविधान ही सर्वोपरि है और भारत के संविधान के प्रियम्बल में, मतलब प्रस्तावना में ही स्पष्ट लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब जब ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि सभी धर्मों का समान अधिकार रहेगा, किसी एक धर्म का इसको घोषित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य मुद्दा है, जो प्रमुख मांग है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेके है। और सच बात तो यह है कि ये अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, क्योंकि 146 करोड़ में से लगभग 120-25 करोड़ तो हिंदू अभी भी निवास करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हिंदू राष्ट्र की कोई आवश्यकता है या कोई मांग करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की उम्र तो शायद 28 साल के आसपास ऐसी कुछ है, लेकिन ये बात तो मैं 40 साल से सुनते चला आ रहा हूं। 40 साल पहले जब मैंने होश संभाला था, तब भी हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में, ये नारा लगता था। लेकिन ही पढ़ा तो बड़ा स्वाभाविक है कि हिंदू खतरे में नहीं है। फिर खतरे में क्या है? फिर खतरा किसको है? खतरा है इन आडंबरी और पाखंडियों को और जातंकवादी घटना करने वाले लोगों को। और खतरा किससे है? खतरा है संविधानवादी लोगों से, और जो जागृति संविधान के प्रति लोगों को आ रही है, उससे खतरा है। तो इस यात्रा को रोकने के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, प्रयास शुरू किया, सब कुछ संवैधानिक तरीके से शुरू किया। और जब शुरू किया तो आपको मालूम है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लगी तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुरा लग गया और गालियां देने का काम, मुझे धमकी देने का उनने काम किया। फिर हम गए, हमने उनके खिलाफ FIR कराने के लिए आवेदन दिया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन फाइनली यात्रा के आज 7 दिन होने को हैं, हो ही गए हैं, और 7वें दिन तक उनकी यात्रा जो हम चाहते थे संवैधानिक तरीके से रुके, नहीं रुकी। लेकिन हमारी उम्मीद कायम है, और ना सिर्फ कायम है, आपको खुशी होगी ये जान के कि हमने जो यात्रा को रोकने के लिए PIL सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करने का प्रयास किया था, हमें सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिल गई है। और मेरी उम्मीद है कि कल संभवतः, नहीं तो परसों के अंदर ही, एक आधे दिन के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी PIL के आधार पे जो न्यायपालिका है वो धीरेन्द्र शास्त्री को जरूर नोटिस इशू करेगी। और नोटिस इशू करेगी तो स्वाभाविक है कि धीरेन्द्र शास्त्री से जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि गैर संवैधानिक मांग कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेटस तो यही है, ये आपको बताना था कि धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा के खिलाफ हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे
और जीतेंगे। हमें संविधान पे भरोसा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जो इस देश की बैकबोन है। दूसरा जो विषय है वो है संविधान बचाओ यात्रा निकालने का विषय। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गुर्जर स्वाभिमान संगठन और ढेर सारे संगठनों ने, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, हमारे साथियों ने इस संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस आंदोलन को, इस अभियान को, संविधान बचाने की इस लड़ाई को सिर्फ दामोदर और धीरेन्द्र के लेवल तक नहीं रहने दी, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पे एक व्यापक मुद्दा बन गया और बहस का विषय बन गया। धन्यवाद दूंगा आदरणीय बरैया जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी को। और मैं कहूंगा ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। ना ये ब्राह्मण के खिलाफ लड़ाई है, ना ठाकुर के खिलाफ लड़ाई है, ना किसी वर्ग के खिलाफ लड़ाई है, न किसी समुदाय के खिलाफ लड़ाई है, बल्कि सबको सुरक्षित करते हुए मानवता को कायम रखने के लिए हमारे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लड़ रहे हैं। और यही एक उदाहरण है। मैं ओबीसी का हूं, यादव जाति से आता हूं। फूल सिंह बरैया जी आदरणीय जो है दलित समाज से हैं, जाटव समाज से आते हैं, विधायक हैं, इस मिशन के बड़े नेता हैं, शुरू से ही रहे। और डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल संभाग के गोविंद सिंह जी ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी हमेशा बड़े नेता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे। तो एक डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने विरोध किया इस यात्रा का और बरैया जी ने किया। जब मैंने शुरुआत की तो इन दोनों नेताओं ने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी से सिद्ध होता है कि चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो और आदिवासी वर्ग के नेताओं का भी मुझे समर्थन मिला, तो हर वर्ग का वो व्यक्ति चाहता है जो संविधान प्रेमी है कि ऐसी यात्राएं, आडंबर, पाखंड और आतंकवाद की घटनाएं रुकना चाहिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा, हमारे पूरे देश के अंदर नौजवानों के आकर्षण के केंद्र बने और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रमुख आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने भी जो सहमति देते हुए ये कहा कि दामोदर सही काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। उनसे यही अपेक्षा भी थी, सारे लोगों की अपेक्षा थी और मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा ये ताकत से लड़ाई लड़िए दामोदर, आप दामोदर जी ताकत से लड़ो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके बीच में आने का काम करेंगे और इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम करेंगे। ऐसा आश्वासन, ऐसा विश्वास हमारे नेता भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने दिलाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं उन सबसे अपील करूंगा, SC, ST, OBC, जनरल के मानवतावादी सोच के सभी भाइयों से कि आइए, इस संघर्ष बहुत जरूरी है। और ये संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान को बचाने का है। संविधान बचेगा तो आप और हम बचेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा देश में, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और हम जीतने की तरफ बढ़ने वाले हैं। यकीन मानो, कितने भी बड़े ताकतवर से लड़ो, लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता और इसलिए न्यायपालिका से भी बड़ा कोई नहीं होता। न्यायपालिका के माध्यम से सत्ता के संरक्षण है धीरेन्द्र शास्त्री को। और किस लेवल का संरक्षण है? सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदमी लाखों लोगों को लेकर निकला हुआ है। और ना ही प्रदेश की सरकारें, ना राजस्थान की सरकार, ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना दिल्ली की सरकार, ना ही केंद्र की सरकार, ना ही गृह मंत्रालय कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कितना भी सत्ता का संरक्षण बना रहे, लेकिन संविधानवादी लोग लड़ना जानते हैं और संविधान के और देश के हित की बात करना जानते हैं। अब वो कह रहे हैं राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही। ये जिस धर्म को मैंने पढ़ा है, जिसमें मैंने जन्म लिया है, मैं भी तो सनातन धर्म में ही जन्मा हूं और कृष्ण भगवान का वंशज कहलाता हूं। सारी गीत ग्रंथों का अध्ययन है, अच्छे से याद है। आ जाओ शास्त्रार्थ कर लो धीरेन्द्र शास्त्री, और मैं बता दूंगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो धर्म विरोधी है। जो दामोदर कर रहा है वो धर्म को बचाने का है। कोई भी इस देश के अंदर धर्म, हमारे देश की सबसे बड़ी किताब संविधान है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और सारे धर्म यही कहते हैं और सारे धर्मों की भावनाएं, जो मानवतावादी सोच है, वही संविधान के अंदर निहित है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। तो इसलिए दामोदर यादव नहीं संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री है, दामोदर यादव नहीं मानवता विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री है, दामोदर यादव नहीं धर्म विरोधी भी धीरेन्द्र शास्त्री है, सनातन विरोधी भी धीरेन्द्र शास्त्री है। ये चुनौती के साथ दामोदर यादव कह रहा है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो धीरेन्द्र शास्त्री
केस कर दें मेरे ऊपर, मैं कोर्ट में ये बात सिद्ध कर दूंगा कि उनने राष्ट्र को तोड़ने का, सामाजिक एकता को खंडित करने का और इस संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हम लड़ रहे हैं कोर्ट की लड़ाई और हम जीतने वाले हैं, ये यकीन मानो। हम जीतेंगे। ना सिर्फ ये यात्रा, उन्होंने आज घोषणा की है कि हम 16 तारीख को एक नई यात्रा की घोषणा कर देंगे। करिए, अगर कोई गैर संवैधानिक बात आप उसमें नहीं रखोगे तो दामोदर यादव को कोई आपत्ति नहीं, खूब निकालिए यात्राएं। लेकिन अगर आपने उसमें भी कानून तोड़ने की बात की, गैर संवैधानिक मांग की, तो हम उस लड़ाई को कोर्ट से लेके, सड़कों से लेके सदन तक फिर लड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, समझ लीजिए इस बात को, ये स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं संविधान बचाओ यात्रा के संबंध में। जैसे ही ये यात्रा की घोषणा हुई, मीडिया ने चलाना शुरू किया कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के विरोध में, पहली चीज तो यात्रा के विरोध की आवश्यकता नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने संविधान को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास किया है, हम उस नुकसान को भरपाई करते हुए, उसको ठीक करते हुए संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने हक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। अब दूसरा विषय आता है कि ग्वालियर से, कि सेवड़ा से, कि दतिया से, कि कहां से। मैं एक बात और एक जानकारी आपको स्पष्ट तौर पर कह दूं, इस दौरान पूरे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने, न सिर्फ पुलिस के बल्कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। जिन जिलों में यात्रा जाने वाली थी उन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हुई और ये निर्णय हम लोगों ने लिया है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ और हमारे भाई सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने 6 तारीख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन 6 तारीख का कार्यक्रम ग्वालियर के लिए घोषित किया है। आज ही मेरी उनसे बात हुई, कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी। और जब उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर दिया और हम वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन पूरे संभाग का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश लेवल का कर रहे हैं हमारे पार्टी के साथी, हमारे संगठन के सभी साथी, तो फिर हमारे सभी साथियों ने आज बैठ के कोर टीम ने यह निर्णय लिया कि 2-2 कार्यक्रम एक ही समय में तैयारी करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सारे साथियों ने यह फैसला किया है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी इस संबंध में मेरी चर्चा हो चुकी है, सांसद जी से, कि 6 तारीख को ग्वालियर में बड़ा आयोजन, बड़ा लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और 6 तारीख को संविधान बचाने की कसम खाने के साथ साथ संविधान को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली जाने वाली संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत ग्वालियर से ही हम करेंगे। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे मिशन के जितने भी नेता वहां पे आएंगे, संविधानवादी नेता, वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखा के, नीली झंडी दिखा के रवाना करेंगे और ये यात्रा लगातार 1.5 महीने तक पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले तक जाने का प्रयास करेगी और हर जिलों में जाके नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब करके संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज को एकजुट होकर भाईचारे के साथ रहना, इसके लिए प्रयास करेगी। तो इस यात्रा की जो शुरुआत 16 तारीख की घोषणा थी, अब वो संविधान बचाओ यात्रा 6 दिसंबर से ग्वालियर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से, मतलब उनके द्वारा हरी झंडी दिखा के इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। फिर इस यात्रा को मैं और मेरे सारे साथी आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, ओबीसी महासभा के, गुर्जर स्वाभिमान संगठन के, दलित पिछड़ा समाज संगठन के, बहुत सारे संगठन जितने भी हैं, हमारे आदिवासी समाज के भी जितने संगठन हैं, वो भी मानवतावादी सामान्य वर्ग के भी जो संगठन हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, उन सब के समर्थन के साथ संविधान को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में हम निकलेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत अब 6 दिसंबर से ग्वालियर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो रैली को संबोधित करेंगे उसके बाद की जाएगी। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। हाँ, कई जगह अधिकारियों का कहना है, उनको दिख रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं तनावपूर्ण स्थिति ना बने, तो मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य सचिव साहब सुन लें, डीजीपी महोदय सुन लें, एसपी कलेक्टर सुन लें, सब जिलों के। हम संविधानवादी लोग हैं, हम ना संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ना अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कितनी हास्यास्पद स्थिति है मेरे भाइयों, जरा सोचो। एक 28 साल का नौजवान
खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 3-3 राज्यों में लाखों लोगों को लेके घूम रहा है, उस पर सरकार को आपत्ति नहीं है, उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं। यही व्यक्ति कुछ दिन पहले इसी मध्य प्रदेश में निकला था, तब मध्य प्रदेश की सरकार को आपत्ति नहीं थी, ना प्रशासन ने कोई रोकने की कोशिश की। और आज क्या स्थिति है? संविधान बचाओ यात्रा अगर कोई निकाल रहा है तो प्रशासन को दिक्कत, अगर कोई संविधानवादी नेता आके सभा करना चाहता है तो प्रशासन को दिक्कत। क्यों? किस बात की दिक्कत भाई? वर्ग संघर्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्ग संघर्ष? भारत देश के अंदर संविधान की बात करना वर्ग संघर्ष कैसे हो सकता है? हक अधिकार की बात करना वर्ग संघर्ष कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, जिलों के प्रमुख अधिकारियों से, कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाले असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ना कि उनके खिलाफ जो संविधानवादी लोग हैं। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। इसलिए 6 दिसंबर से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे और जारी रखेंगे। 1.5 महीना 2 महीना जो भी लगे, पूरा प्रोग्राम उसका बन रहा है, पूरी टीम बैठी है, हमारे साथी सब बैठे हैं और सभी इस विचारधारा के नेताओं से सब बातचीत कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम भी आजकल में ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये यात्रा 6 दिसंबर से आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी रैली को संबोधित करने के बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और पूरे प्रदेश में अब यात्रा जाएगी। 2 विषय और कहना चाहता हूं। एक तो जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसमें मैं सरकार से 2 मांगे करना चाहता हूं। सबसे पहली मांग तो यह है कि कार्रवाई बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। अगर पड़ोसी देश जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वहां से पोषित और वहां से संरक्षित लोग हैं, तो उस देश को भी कड़ा जवाब मिलना चाहिए। यह हमारा निवेदन है, हमारी मांग है केंद्र की सरकार से। और जो भी लोग दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। जरूर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यह सरकार दावा करती थी कि कोई इस तरीके के हमले अब देश में नहीं होते हैं, अब वो हमले होना शुरू हो गए, तो ये चिंता की बात है। नहीं होते थे, इसके लिए हम धन्यवाद देते थे, लेकिन ऐसे हमले किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो लोग मृत हो गए, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जो घायल हो गए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन सही संवेदना तो यही होगी, सही तसल्ली उनके लिए यही होगी कि जिन लोगों ने ऐसी घटना की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे। हम सब सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर। एक और विषय जो बहुत गंभीर है, चूंकि मेरी पहचान एक किसान नेता के रूप में आज से 25 साल पहले बनी और हमेशा किसानों के आंदोलन करके ढेर केस अपने ऊपर लगवाए, कभी चक्का जाम के, कभी मंडी को रोकने के, कभी इस तरह के, तो मैं ये अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूल सकता कि अभी ग्वालियर अंचल में खासतौर पर और वैसे तो प्रदेश के कई कोनों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। और किसानों की फसलें बर्बाद होने के बाद भी जैसा प्रशासन का हमेशा रवैया रहता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों के साथ न्याय होगा, और उनका प्रशासन क्या करता है? सर्वे हो रहा, महीने निकाल देते हैं सर्वे करने में, और नुकसान 60% हो तो नुकसान 30% लिखा जाता है। जब फसलें अगर 40% भी फसलों में नुकसान हो जाए तो सुन ले मेरे सभी कलेक्टर्स, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 30-40% किसानों की फसलों का नुकसान भी हो जाता है तो मेरे भाइयों, अधिकारियों, आप समझो, जब वो फसल को बेचने जाते हैं तो वो 100 रुपए की चीज उनकी 60 रुपए में बेचती है, 40 रुपए का नुकसान वहां भी हो जाता है। ऊपर से खाद समय से नहीं मिलना, ऊपर से फसल का दाम ही कम मिलना, दाम भी कम मिल रहा है, और फिर उसमें से अगर जो फसल का नुकसान हो गया, जो बरसात से खराब हो गई, तो उसमें और आधा दाम मिलना है, खाद समय पर मिलना नहीं है, तो कितने संकट किसान झेलेगा। दतिया जिले के कई किसानों से मेरी बात हुई है। मैं दतिया के कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, दतिया कलेक्टर एसपी दोनों सुन लें, और मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं, खास तौर पे कलेक्टर दतिया से, कि आपकी सर्वे वाली कार्रवाई कागजी चल रही है, जमीनी नहीं चल रही है। किसान संतुष्ट नहीं है। आपकी वर्किंग देख के मैं खुश होता हूं, जब देखता हूं सोशल मीडिया पे तो कई एग्जाम्पल देखने में आते हैं, पर आपसे अपेक्षा, आपसे आग्रह कि आप खुद जाइए, जरा खेतों में उतरिए, तो आपको स्थिति पता चल जाएगी। खुद किसानों से मिलने का काम करिए, और आपकी सरकार जैसी घोषणा करती है, जैसी मंशा है प्रदेश की सरकार की, वैसा मुआवजा देने का काम करिए, नहीं तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन के लिए हम इंतजार नहीं करते,
और ना उसके लिए कोई अनुमति लेते हैं। ये और ध्यान रखिएगा, जो केस लगाने लगा दीजिएगा। अगर किसान परेशान होगा तो दामोदर लड़ेगा, सड़क पे उतरेगा, चाहे जेल भेज देना चाहे रेल भेज देना, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन किसानों को उनका हक दिला के रहेगा। इन मुद्दों पे खासतौर पे मुझे आपसे चर्चा करनी थी। और फिर कह रहा हूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री तीसरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो हम तीसरी यात्रा में भी विरोध करेंगे। अगर कोई गैर संवैधानिक मांग को लेकर निकलेंगे, समझदारी उनकी इसी में है। आज देखिए पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। पहले अकेले मैंने आवाज आज से 10-15 दिन पहले लगाना शुरू की, फिर मेरे साथियों ने लगाई, फिर मेरे विचारधारा के लोगों ने लगाई। उसके बाद आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सामान्य वर्ग के लोग भी ये कह रहे हैं कि आडंबर, पाखंड बंद होना चाहिए, जातिवादी घटनाएं बंद होना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। और पूरे देश में कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हरियाणा से, सब जगह से लोगों का बोलना शुरू हो गया है। तो इस जन भावना को धीरेन्द्र शास्त्री जी समझिए। और धीरेन्द्र भाई, आप गैर संवैधानिक मांग को अगर छोड़ के यात्रा करेंगे तो दामोदर भी अपनी शुभकामनाएं आपको देगा। लेकिन अगर गैर संवैधानिक मांग फिर से रखोगे तो कोर्ट भी लड़ेंगे, कचहरी भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, लेकिन आपको गैर संवैधानिक काम नहीं करने देंगे। अगर आपको अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने हैं तो उतर जाओ, सड़क पे उतर जाओ, चुनाव में उतर जाओ। क्या कारण है कि बड़े बड़े शंकराचार्य, मैंने तो बचपन से सुना, मेरे दादाजी से सुना, मेरे पिताजी से सुना, मेरे सभी पुरखों से सुना कि हिंदू धर्म में तो शंकराचार्य की पदवी सबसे बड़ी मानी जाती है। फिर भी पुरी के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मेरा जवाब नहीं दो, उनका आदरणीय शंकराचार्य जी का तो दे दो। एक और शंकराचार्य जी हैं, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूं, वो भी बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कैसी भाषा है। तो ऐसी स्थिति अगर शंकराचार्यों की ही है आपके बारे में, तो दामोदर यादव कहां गलत हो सकता है। सोचो मेरे ओबीसी के भाइयों, जरा आप भी सोचो। मुझे मालूम है यात्रा में बड़ी संख्या में चल रहे होंगे ओबीसी के, अभी भी कई ओबीसी के भाई कहते हैं दामोदर सनातनी विरोधी। अरे भाई, कैसे सनातनी विरोधी? धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी है, धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के ठेकेदार है, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। और अगर इतने ही ठेकेदार हैं और हिंदुओं को एक करने निकले तो बताओ हिंदू एक कैसे होगा? वो कुशवा लड़के को जब पैर धुल के पानी पिलाया गया मंदिर के अंदर, तब धीरेन्द्र शास्त्री क्यों चुप रहे? बुंदेलखंड का ही मामला है, चाहे अटेर का हो, चाहे लखनऊ का मामला हो। जब एक जाटव को पेशाब चटाई गई तब धीरेन्द्र शास्त्री क्यों चुप रहे? इसका जवाब दे दो। जब यादव की चोटी काट के उस पर मूत्र छिड़का गया तब धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों चुप रहे? अरे हिंदुओं को एक करना चाहते हो तो सारे हिंदुओं को एक करो। खुद ही कह रहे हो 80 करोड़ रोज करेक्शन कर रहे हैं, सुन रहे होंगे मेरी बात। इसलिए पहले बोले 80 करोड़, इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए निकला हूं। फिर मैंने पूछा, अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी बताओ, 140 करोड़ रहते हैं देश में टोटल लोग, तो जितनी हिंदुओं का परसेंटेज उस हिसाब से तो हिंदू लगभग 125 करोड़ है। तो 65 करोड़ किसके लिए छोड़ दिए भाई? 65 या कितने 45 जो भी है, किसके लिए छोड़ दिए? और ये कौन से हिंदू हैं जिनको छोड़ दिया आपने? क्या किसी जाति विशेष के हैं? क्या किसी जाति विशेष के हैं? और अगर जाति विशेष के नहीं है, वर्ग विशेष के नहीं है, तो तुम सबको ही हिंदू खुद ही नहीं मान रहे हो भाई। और खुद ही नहीं मान रहे हो, फिर क्या हिंदुओं की एकता करोगे? और जातिगत घटनाएं जब तक होती रहेंगी, जाति के आधार पर शोषण होता रहेगा, तो कैसे फिर घटनाएं, कैसे हिंदू एक होगा? जात पात की करो वदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं भी कहता हूं पाखंडवाद की करो विदाई, संविधानवादी भाई भाई। जातंकवाद की करो विदाई, संविधानवादी भाई भाई। और मैं आवाज लगा रहा हूं, इस देश के 146 करोड़ में से 146 करोड़ संविधानवादी है, ध्यान रखना। बस उनके चेहरे से, उनके जो चश्मा उनको ये चढ़ा है, जो आपने चढ़ा रखा है, एक आडंबर और पाखंड के नाम पे, भय और लालच के नाम पे धर्म की पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं है सनातन और हिंदू धर्म, ये याद रखना। हिंदू धर्म और सनातन धर्म बहुत महान और व्यापक है, दया है, करुणा है, क्षमा है। हिंदुओं की असली पहचान ठठरी बांधना नहीं है। किसी हिंदू संत की पहचान नक कटा, आगी के लगे, अछूत है, दूर हो जा, ये हिंदू संत की पहचान है? क्यों बदनाम कर रहे हो अच्छे संतों को? क्यों बदनाम कर रहे हो अच्छे धर्म को?
और क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो बाबा साहब द्वारा लिखे हुए भारत के संविधान को। हम लोग किसी भी कीमत पर ना देश को नुकसान होने देंगे, ना भारत के संविधान को मिटने देंगे। आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें और एक अभियान चलाएं, आडंबर पाखंड जातंकवाद की करो विदाई और सारे संविधानवादी भाई भाई। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।